प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आप सबों का पुनः हम दोनों हार्दिक स्वागत करते हैं लाइव टेलीकास्ट में। मैं फादर राजेश खलको और फादर थेदो लकड़ा, आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत। आज ये तीसरी बैठक, तीसरे रविवार, और हम लोग लगातार लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विवाह संस्कार, विशेष करके युवा के युवतियों के लिए मार्गदर्शन, और हम माता पिता भी बहुत सारी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। सदैव फादर थेदो लकड़ा हमें अच्छी तरह से इसके बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन, क्लैरिफिकेशंस, जो भी डाउट संदेह है उसकी जानकारी बहुत ही गहरी अनुभव के साथ में फादर दे रहे हैं। आज भी मैं आप सबों के नाम पर फादर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फादर जी, फादर, हम लोग बीते 2 बैठक में बहुत सारी शादी का सवाल पूछे और जानकारी आप दी है, संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में। बहुत सारे ऐसे बातें सुनते लोगों को ये मंदिर में और अधिक जागरूक हो रही है। शादी में आगे बढ़ने के लिए माता पिताओं की चिंताएं भी, युवाओं को भी, और इसे जानकारी देते हुए विवाह संस्कार में आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे जानकारी लेते हुए मुझे भी शादी के बारे में सुनते सुनते 1-2 लाइन शादी का गाना भी याद आ रही। तो मैं उसी तारतम्य में आप सभी को एक शादी का गाना रुचि बढ़ाने के लिए और इसमें और अधिक भाग लेने के लिए, मैं आगे बढ़ाने के लिए 1-2 लाइन शादी का गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। रिंगी चिंगी चरयो बना चूना चरयो, रिंगी चिंगी चरयो बना चूना चरयो, चरयो कहाँ तोरा डेरा तोरा, चरयो कहाँ तोरा बस तोरा। आयो ये सना दुलारो बाबा, ये सना भलारो, आयो ये सना दुलारो बाबा, ये सना भलारो, चरयो कहाँ तोरा डेरा तोरा, चरयो कहाँ तोरा बस तोरा। आबे तो चरयो आयो कोरा छोड़ा दे, आबे तो चरयो बाबा कोरा छोड़ा दे, चरयो सास कोरा डेरा तोरा, चरयो ससुर कोरा बस तोरा, रिंगी चिंगी चरयो बना चूना चरयो, रिंगी चिंगी चरयो
चरयो कहाँ तोरा डेरा तोरा, चरयो कहाँ तोरा बस तोरा। दुलारे आयन पंग भाई बहन बगारो ई नमाय पुखर ही डंडी इंदा दाव संदेश विशेष करके नमाय बेटिए और बहनर के उनते रिझा पाना है प्रोत्साहन चीना है डंडी कि यार ही समय अड़सिया केरा आर परिपक्व मंजर केरा और बेंजरना जोगे मंजर केरा ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿನ ಯಾರು ದಿಲಾವ आगे आरिन रिझाव आगे आरिन प्रोत्साहन ननागे कि यार धीरे धीरे तैयार मनोर आध्यात्मिकता थी मानसिक रूप थी ಅದಕ್ಕೆ आरिन प्रोत्साहन से आगे इस सुंदर डंडी पार्तार किरकिरी अंतिना भी डंडी संदेश संगम नाम मनन चिंतन मनो। तो प्रिय माता पिता भाई और बहनों पुनः मैं इस गाने के साथ आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए तब हम इसी के साथ में जितने भी सवाल जितने भी क्लैरिफिकेशंस के लिए जानकारियां लेने के लिए जो आप सवाल भेजे हैं उसी का चर्चा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए और फादर थेदोर से मार्गदर्शन देने के लिए। और जैसे मैंने बीते बार ही बताया था कि फादर जो मार्गदर्शन देते हैं उसका आधार है हमारे पवित्र बाइबल, कैनन लॉ और फादर जो बहुत सारे विवाह संबंधित नियम कायदे वाले पुस्तक लिखे हैं उन्हीं आधारों पर ये मार्गदर्शन देते हैं। फादर जी अभी की आज की चर्चा बहुत सारे ऐसे तो सवाल हैं उसमें बहुत ही एक अभी का कॉन्टेक्स्ट में जो लॉकडाउन का ये परिस्थितियां हैं और इसी समय विवाह संस्कार के लिए जो भी परिवार के माता पिता सोच रहे हैं याद कर रहे हैं और इसके लिए तैयार थे एक प्रकार से इस समय में शादी विवाह के लिए और अन्य रीति रस्म के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके लिए बहुत बड़े चिंता का विषय है कि इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में सामूहिक कार्यक्रम में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है जैसे विवाह संस्कार संभव नहीं हो पा रहा है, अन्य मेहमानी रीति रस्म भी होने थे वो भी नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमारे ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था या हमारे धर्म प्रांत से हमारे विभाग से क्या व्यवस्था की जा रही है। तो मैं इसी से संबंध में जानकारी देने के लिए मैं फादर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा इसकी विस्तृत जानकारी हमारे माता पिता और युवाओं को दीजिए कि वे संतुष्ट हो सकें कि आने वाले दिनों में कौन सा कदम उठाने पड़ेंगे, हम लोग कैसे मदद कर पाएंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान उनके लिए मिल सके। मैं भी अपनी ओर से आप माता पिता भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद फादर राजेश ज्वलंत मुद्दा या सवाल उठाने के लिए। समाज में अब तक समय समय पर सामूहिक कुछ विशेष घटनाएं या कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो अभी जो विषम परिस्थिति कोरोना वायरस के कारण निर्मित हुई है, तो इसके खिलाफ क्या हम लोग जो यूजुअल सामूहिक पीरियोडिकल कार्यक्रम, उदाहरण के लिए जो अभी विवाह का समय है, तो इसमें हम किस तरह से व्यवस्था करें या क्या काम करें या किसके पास जाएं या क्या उपाय है कि जिनको विशेष जरूरत है, जिसे कहते हैं बाध्यकारी या इमरजेंसी, जैसे घर में माँ बीमार है, बहुत बुजुर्ग हो चली है, तो उस घर में एक बहू की बहुत जरूरत है। वो बहू जो प्यार से खाना बनाए, वो बहू जो प्यार से घर की सफाई करे, वो बहू जो घर के लोगों को एक साथ जोड़ के रखे, बुजुर्ग को भी, बच्चे को भी और जवान को भी। तो ऐसी बहू की घर में निहायत जरूरत है। और लॉकडाउन के चलते विवाह
एक तरह से संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमारे धर्म प्रदेश में बिशप से आपसी विचार विमर्श कर हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला है और उस निष्कर्ष को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यह आपके लिए प्रोत्साहन का और एक आशा का अवश्य ही संदेश होगा। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी जिनको जो बाध्यकारी स्थिति में है, आपका विवाह संभव है। कुछ आपको काम करने होंगे, बाकी काम हम करेंगे। आपको क्या काम करना है? अभी विशेष कार्यक्रमों के लिए एसडीएम सक्षम अधिकारी हैं जो कार्यक्रम के लिए अनुमति दे सकते हैं। तो ये विवाह के लिए अनुमति लेना आपका काम है। बाकी जरूरी बातें और कार्यक्रम के लिए हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए बराबर हाजिर हैं। तो इस बीच में जैसे आपका वचनदात नहीं हुआ है, फौरन इसके लिए आप योजना बनाएं, बलि पुरोहित के पास जाएं। विशेषकर जैसे हमारे क्षेत्र में लड़की की बलि में लड़की के बलि पुरोहित के माध्यम वचनदात की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अंबिकापुर धर्म प्रदेश के अंतर्गत आप हैं तो आ जा सकते हैं। अगर किसी कोने में हैं और आपको वचनदात के लिए आने में असुविधा हो रही है तो अपनी ही पल्ली के बलि पुरोहित के पास जाइए और जो वचनदात का फॉर्म है उसमें जो जरूरी जानकारी भरना है तो बलि पुरोहित भर लेंगे और उस वचनदात फॉर्म को एक उसकी प्रति फोटो खींच करके हमारे इस कार्यालय में भेजेंगे और एक प्रति लड़की की बलि के बलि पुरोहित को भेजेंगे। इसके बाद में विनती उपवास का आयोजन होना है। विनती उपवास का आयोजन हम आपके लिए करेंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप इसे अटेंड करेंगे ऑनलाइन या यूट्यूब में अपने समय पर इसको देख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू होगा अगले मंडे। कल एक मंडे है और उसके बाद का मंडे मुझे लगता है 1 तारीख जून होगा। स्वर्गरोहण संडे के बाद का मंडे। तो मंडे से आप तैयार बैठें। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, इसी तरह से जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा है हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके बाद ये 4 दिनों का होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बृहस्पतिवार तक। इस बीच में आपके शादी पुकार भी यहीं से ऑनलाइन होंगे, यहीं से मतलब बिशप हाउस से। तो पहला शादी पुकार 31 तारीख को होगा। इसके बाद में उसके बाद के संडे में लगभग मुझे लग रहा है 6 तारीख होगा और उसके बाद 13 तारीख। तो ये तिथि हैं या दिन हैं जब आपके ऑनलाइन शादी पुकार की घोषणा की जाएगी। तो इसे भी आप सुनेंगे और अपने परिवार के या रिश्ते के लोगों को इसकी सूचना दें कि वो सुने। तो ऑनलाइन मिस्सा अटेंड करना पड़ेगा 6 बजे से हर रविवार। इसके अतिरिक्त चर्च खोलने का अभी तक अनुमति नहीं है, इसलिए शादी आशीष आपके घर में ही पुरोहित आकर मंडप के नीचे, मंडप मतलब मड़वा के नीचे ब्लेसिंग होगा। परिस्थिति के अनुसार अगर उपयुक्त परिस्थिति है तो मिस्सा पूजा के साथ, अन्यथा जितने लोगों की अनुमति है 50-50। तो परिस्थिति के अनुरूप और लोगों की संख्या के अनुरूप मिस्सा का अगर होगा समय पर्याप्त तो मिस्सा पूजा के संदर्भ में मैरिज ब्लेसिंग, अन्यथा स्ट्रेट अवे सीधे
हमारी ब्लेसिंग का जो सेरेमनी है, रिचुअल, वो संपन्न किया जाएगा। उसमें मुश्किल से 20 मिनट का समय लगता है, तो ये कर दिया जाएगा। तो इसकी व्यवस्था और तैयारी आपको करनी है। इसके अतिरिक्त विनती उपवास में जो सहभागी होंगे, जिनको इमरजेंसी है, शादी करना ही है, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए तो ऑफिस यहाँ आना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट इश्यू करने से, देने से पहले यहाँ टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप 10 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 मिनट अधिक से अधिक। और जो अनपढ़ हैं तो उनसे लाइव आमने सामने सवाल पूछे जाएंगे। यह इसलिए किया जाएगा कि आप गंभीरता से उसको सुने हैं, आप उस पर चिंतन किए हैं, आप उसको समझे हैं और याद करके रखे हैं। और यही काम शादी के बाद आपको हेल्पफुल होगी ये बात, ये शिक्षा। तो इसलिए टेस्ट लिया जाएगा, तो आप तैयारी करें। इनके अतिरिक्त और भी कोई विशेष बात हो तो इससे हम लोग समय पर जो छूट गई हो तो हम लोग बताएंगे। अगर आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल हो तो इस बीच में आप लोग पूछ सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आज देना चाह रहा था। हमारे धर्म प्रदेश के गणेरिय बिशप पतरस मिंज उदारतापूर्वक इस योजना को सहमति दिए हैं, तो वो हमारी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद फादर जी जानकारी देने के लिए। एक आशा के किरण जो एक विपरीत परिस्थिति में है। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, वैसे देखा जाए तो कोरोना वायरस के संक्रमण विपरीत परिस्थिति में सभी कोई एक नए तरीके से सोच रहे हैं। कंपनीज हैं, शासन प्रशासन है, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यशाला भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि हम लोगों को शायद इस वायरस के साथ ही जीने के लिए सीखना है, हमारे जीवन शैली प्रोग्राम को नया तरीके से सोचना है। और उसी के तहत में विवाह संस्कार से संबंधित भी ऑफिस की ओर से, विभाग के धर्म प्रांत की ओर से नए तरीके से सोच रहे हैं। और वैसे ही स्कूल का अन्य गतिविधियां, बहुत सारे ऐसे नए संस्कृति हो जाएगी, नए तरीके से प्रचलन होगी और कुछ कुछ बीते समय के छोड़ जाएगी। हम लोग को ऐसा जीने के लिए तैयार रहना है। उसी के संदर्भ में विवाह संस्कार के लिए भी हमने सोचा है। इसके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जो सवाल आ रहे हैं, लिख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, और उसी में मैं याद करना चाहता हूं भाई अजय बरवा, जिन्होंने हमारी इस लाइव टेलीकास्ट की प्रशंसा की, पसंद किए और इस कार्यक्रम को एक सराहनीय पहल बताया। इसके माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि आप जो भी माता पिता भाई बहन सुन रहे हैं, आप जरूर हम लोगों से इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़े रहिए। आप सवालों को दीजिए, आप अपने जो भी जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए आप जुड़े रहिए। और इसी सराहना करते हुए बीते बार के जो टॉक सेशन रहे उसको सुनते हुए भाई अजय बरवा ने उसी जो चर्चा सुने उसमें से कुछ क्लैरिफिकेशन सवाल उन्होंने, जिसको कि लोग ऐसा समझ गए, जो मिक्स्ड मैरिज की बातें हैं जिसमें पति और पत्नी अलग अलग धर्म के हैं और दोनों अपने ही धर्म में जीने के लिए निर्णय लेते हैं। तो भाई अजय बरवा का ये सवाल है कि उनसे उत्पन्न बच्चे कौन सा धर्म, पति का, पत्नी का, किस धर्म का वे पालन करेंगे, वो एक सवाल है जिसके बारे में वे और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। और ऐसा ही सवाल शायद भाई अजय के लिए केवल नहीं, अन्य लोगों के लिए भी होगी। तो फादर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। भाई अजय बरवा को बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। वैसे इस सवाल का जवाब पहले सेशन में
दे दिया गया था। तो पिछले सेशन तो मैरिज कॉन्फ्रेंस पार्ट 2 में उसको छोड़ दिया गया। तो ठीक है, अन्य लोगों के हित में भी ये जरूरी है कि इसको दोहराया जाए। मिक्स्ड मैरिज में 2 ईसाई हैं, एक कैथोलिक है और एक गैर कैथोलिक, मतलब जीएल चर्च का हो या मेनोनाइट चर्च का या कोई अन्य डिनोमिनेशन का हो, तो ये मिक्स्ड मैरिज के अंतर्गत आता है। और ये दोनों अपने अपने डिनोमिनेशन में, अपने अपने ग्रुप में ही, अपने अपने विश्वास में ही बने रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। और एक है पंथ विषम विवाह, जिसमें सिख है, जैन है, बहुत ही हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और दूसरा व्यक्ति कैथोलिक है। तो इसे पंथ विषम विवाह कहते हैं। तो इसमें भी जैसे अपने अपने धर्म में रह सकते हैं और कैथोलिक चर्च में विवाह होगी, तो उसके पीछे एक शर्त है। शर्त ये है कि कैथोलिक पार्टनर को डिक्लेरेशन साइन करके देना है, जिसमें वो कहेगी कि अपने विश्वास में जीने से संबंधित कोई भी खतरे आएंगे तो मैं उनका सामना करने को तैयार हूँ, मतलब जीवन पर्यंत अपने कैथोलिक विश्वास में बनी रहूंगी। ये एक बात। और दूसरी बात कि अपने दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न जो भी संतानें हैं, बच्चे होंगे, उनको मैं कैथोलिक धर्म विश्वास में दीक्षित करूंगी। ये शर्त हैं। और इनको अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को विवाह से पूर्व सूचित करना है, और वो जाने और इसे माने। तो ये शर्त के साथ तो अब क्लियर हो गया कि बच्चे को जो कैथोलिक पार्टनर है, लड़का हो या लड़की, तो उसके विश्वास में जाना है, पलना है, बढ़ना है। अब एक छोटी बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा कानून 2017 में बना, वो प्रथम कोड ऑफ कैनन लॉ था, और ये अभी जो वर्तमान में हमारा कोड ऑफ कैनन लॉ है 1983 में ये रिप्रिंट किया गया कुछ संशोधन के साथ। तो 1917 में जो प्रथम बार बना प्रथम कोड, तो उससे पहले से वो बातें चलती आ रही थी जिनको कोडिफाई किया गया, इस तरह का उसको रूप दिया गया। तो समाज तो डायनामिक है, समाज तो बढ़ रहा है, क्या है, बुद्धि में बढ़ रहा है, समझदारी में और जीवन शैली में। तो उसके अनुरूप कानून में भी थोड़ा बड़ा हेर फेर होना आवश्यक ही है। तो मेरा कहना ये है कि जो पंथ विषम शादी जिसके संबंध में मैंने कहा, इस पंथ विषम विवाह में कुछ परिवर्तन अगले 2-4 सालों में, अधिक से अधिक 5-6 सालों में अवश्य देखने को मिलेंगे। मैं ही खुद पहल कर रहा हूँ। हमारी जो सर्वोच्च भारत की संस्था CBCI है, इसमें लगभग भारत के 200 बिशप सदस्य हैं। उनके अध्यक्ष इस समय ओस्वाल्ड ग्रेसियस मुंबई के कार्डिनल हैं, और वो कानून के जानकार हैं। और हम लोगों की एक अलग से कानून के क्षेत्र में कार्य करने वालों की एक समिति है, एक संगठन है। तो उसके तहत चर्चाएं चलती रहती हैं सामूहिक मुद्दों पर। तो मैं उनको चिट्ठी लिखने वाला हूं कि ये जो पंथ विषम विवाह है, इसमें परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि एक ईसाई और एक हिंदू, या ईसाई और मुस्लिम, ईसाई और सिख की शादी नहीं हो सकती है, मतलब वैध नहीं हो सकती है। तो विवाह करने के लिए एक तो
उनको ईसाई होना पड़ेगा या इनको सिख या बौद्ध जैन जो भी जिस धर्म में जाना चाह रहे हैं या जिसके साथ लाइफ पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो जिस रस्म से, जिस विधि विधान से मतलब विवाह का राइट्स विधि संपन्न किया जाएगा, तो उसी विधि विधान के दोनों सदस्य होने चाहिए। एक इस धर्म का, इस विधि विधान का, दूसरे उस विधि विधान का। ये दोनों की शादी मान्य भारत में नहीं होंगी। तो इस संदर्भ में मैं खुद ही चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाला हूँ, जिसे CBCI के माध्यम से रोम प्रेषित किया जाएगा और रोम में इस पर चिंतन किया जाएगा। समय लगता है, 5-6 साल में कुछ परिवर्तन आएगा। तो बच्चों का धार्मिक विश्वास अब तक के लिए जो कैथोलिक पार्टनर है, उस धार्मिक विश्वास में पलना बढ़ना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए फादर को धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अन्य सवालों पर जाएंगे। फादर जी, बीते 2 बार की चर्चा या शुरुआती से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आप जो आदिवासी संस्कृति संस्कार के बारे में बहुत ही गहराई से जानते हैं, जानकारी रखते हैं, और उसी के आधार पर हमारे आदिवासी संदर्भ में मार्गदर्शन दे रहे हैं। और पहले के चर्चा में भी आपने बताया कि किस प्रकार से बहुत सारे अच्छे संस्कृति को हमारे बुजुर्ग पुरखों ने बहुत ही सोच समझ करके बनाया, रीति रस्म को ठहराया, अवधि को ठहराया, विवाह के पूर्व बहुत सारे ऐसे रीति रस्म होते हैं उसके बारे को ठहराया, और विवाह के लिए जो समय अवधि निर्धारित की उसको भी आपने बताया कि ये पुरखों ने कितने सोच समझ करके किया, और उन्हीं की देन है कि अभी तक जैसे अन्य शादी विवाह में भी हम होते हैं, वैसे ही हमारे आदिवासियों में भी कुछ प्रक्रियाएं, रीति रस्म है। और विवाह के पूर्व में, पौत्र विवाह के पूर्व में कई कार्यक्रम होते हैं। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कई मेहमान, लोटा पानी, बड़ा मेहमानी, या तो हम लोग जो शादी क्लास चलाते हैं, तो ये सभी और अन्य बहुत सारे हैं जो रीति रस्म होती हैं। लेकिन इतने सारे रीति रस्म होने, इतने सारे संस्कार, अन्य कई घटनाक्रम में भाग लेकर के भी जब विवाह हो रहे हैं, तो भी से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो शादियाँ हो रही वर्तमान समय में, इतने सारे रीति रस्म, इतने सारे मेहमानी और कार्यक्रम होने के बाद जब विवाह हो रही है, फिर भी सो विवाह 1 या 2 वर्ष में कमजोर पड़ जाता है। 4-5 साल तक में फिर अलगाव बाद अलग रहने की और टूट जाने की। तो एक प्रकार से लोगों की एक चिंताएं हैं कि इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या वास्तव में कमी कहाँ मिस हो रहा है, कि क्या उसमें कमी रह गई है। और लोगों के बारे में ये जानना भी चाहते हैं कि हमारे कैथोलिक विवाह में विवाह संस्कार के पूर्व मुख्य रूप से कौन कौन से कार्यक्रम अति आवश्यक है। जैसे मैंने 1-2 मैंने कहा, लोटा पानी, बड़ा मेहमानी, शादी क्लास, और भी बहुत सारे जो होते हैं, उस संदर्भ में ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में विवाह के पूर्व में हमारे मुख्य रूप से कौन कौन सा ऐसा रीति रस्म है जिसको अति आवश्यक है। तो ये सवाल है, तो उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। ठीक, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बृहद स्वरूप में आएंगे, तो कितना आपको संतुष्टि होगी आप खुद निर्णय करें, देख लें, छानबीन करें। तो किन किन सोपान में, किन किन स्टेप्स में, किन किन रस्मों के पालन से अन्य लोग कहेंगे कि हाँ ये लोग सही में आदिवासी ख्रिस्तीय हैं या ख्रिस्ती आदिवासी हैं, किनके किनके पालन से, तो उस पर मैं पहले चर्चा करूंगा। ये
पुरखों के समय से चली आ रही जो परंपरा है, जो दस्तूर है, उसके अनुसार आप ध्यान से सुने। पुरखों ने बताया कि हमारे समाज में विवाह जाति के अंतर्गत हो और गोत्र से बाहर। हमारे समाज में जात विवाह रिश्ता जोड़ा जाए जाति के भीतर और गोत्र क्लाइन के बाहर, और इसकी शुरुआत लड़के पक्ष से होती आ रही है। लड़के पक्ष के लोग कहीं लड़की पसंद किए हैं तो अगुआ भेजेंगे संदेशवाहक कि अमुक दिन में आपके घर में नया मेहमान आने वाले हैं, मतलब कुटुंब आने वाले हैं। तो अगर उस पक्ष को, लड़की पक्ष को पसंद होगा तो कहेंगे ठीक है, मेहमान आ जाए। तो ये डहर बाट या डंडा खिर्रा करना, डंडा खिर्रना, ये पहला स्टेप होता है। इसके पश्चात डंडा कीर्त आना वो होगा। इसके अतिरिक्त छोटा बड़ा शादी मेहमान, सन्नी पाही, कुहा पाही, तो ये होंगे। और इस बीच में हमारे कैथलिकों के लिए लोटा पानी का आयोजन होता है। लोटा पानी के पश्चात सीधे वचनदात और वचनदात के साथ पुकार शुरू हो जाते हैं। पुकार के बाद बिंदी उपवास के कार्यक्रम भी या उसी दरमियान चलते हैं। तो ये कुछ कुछ अप्रूव्ड और महत्वपूर्ण रस्में हैं जिनको अदा करना है। तो आदिवासियत होने के नाते हमको हर स्टेप में, हर सोपान में कुछ गीत होते हैं। उन गीतों का गायन, उनको गाना, गाया जाना जरूरी है। और कुछ क्या है, शुभ अशुभ सबके बीच में है। तो विशेष अवसर पर, जैसे पहले मेहमानी डंडा खिर्रा करने के लिए जाते हैं, तो उस समय शुभ अशुभ का जो ऑब्जर्व लोग उसका करते हैं, देखते हैं, मानते हैं, तो उसके संबंध में चर्चा करना ये आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर संग्रहालय, तो वहाँ किन किन चीज़ों को लोग रखते हैं। आदिवासियों के वो सीन हैं चित्रकारिता में, पेंटिंग में, जिसमें वो खेतों में काम कर रहे हैं, जिसमें वो गाय बैल के साथ, पशु पक्षियों के साथ हैं, जिसमें वो आनंद मना रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चों की परवरिश और जैसे जन्म के समय, शादी के समय की घटनाएं और दफन और अंतिम गमी क्रिया कर्म के समय जो भी कुछ रस्में होती हैं, विधि विधान होते हैं। और इसके अतिरिक्त देसी जड़ी बूटी के माध्यम से बीमारों का उपचार, इलाज वगैरह, और इसी तरह से उनके परिधान हैं, खान पान है और अन्य मान्यताएं हैं। ये संग्रहालयों में जमा की जाती हैं। उनके साथ कुछ कुछ कैप्शन रहते हैं, कुछ नोट्स होते हैं, तो उससे मतलब कम शब्दों में अधिक बातों की जानकारी मिलती है। तो उसी तरह से विवाह के संदर्भ में हमको अनेक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ड्रेस कोड के संबंध में पिछले बार बातचीत हो गई है, उसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहूँगा कि लड़के के लिए हो सकता है आदिवासी कलर के जो ड्रेस होते थे उसका कोई टोपी बना दिया जाए,
बहुत सुंदर शाही टाइप, राजा कुलीन लोग जो पहनते हैं उस टाइप का टोपी उस आदिवासी कपड़े से और उसे पहनाया जाए तो राजकुमार जैसे शादी के समय दिखाई देगा, या उसकी पगड़ी बना दी जाए उसके सिर पर। बाकी ड्रेस तो है जो ड्रेस कोड में पिछली बार बताई गई है बात। और लड़की के संबंध में, वधू के संबंध में पूरी बात विस्तृत रूप से पिछली बार कही गई। मेन बात समझने और स्वीकारने योग्य यही है, जिसको मैं दोहरा रहा हूँ पुनः, वो है गाउन को शादी के संदर्भ में बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। साड़ी हो, डिसेंट हो, और हो सके तो आदिवासी कलर से संबंधित हो, लेकिन बाकी तो वाइट ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे सिंदूर दान है, सिंदूर खरीदने के पूर्व भी उपवास रखते हैं घर के लोग, दोनों परिवार के लोग, कुछ निर्धारित लोग। छिद्रा पिचना होता है, उस समय भी कुछ रस्म होते हैं, कुछ लोग जमा होते हैं और गीत गाते हैं, कुछ खास पकवान होते हैं, रोटी पकाए जाते हैं। इसी तरह से कड़सा भंडा बनाया जाता है, वो आशीर्वाद ब्लेसिंग का सूचक है। इसके अतिरिक्त मड़वा गाड़े जाते हैं। शहरी परिवेश में मड़वा अब 9 की संख्या में संभव नहीं है, कई लोग बोल रहे हैं। ठीक है तो 7 रख लीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 भी संभव नहीं है, आंगन उतना बड़ा नहीं है, ठीक है 5 रख लीजिए। इससे भी लोगों को कुछ शंका है 5 से भी कि जुगाड़ कर पाए, ठीक है 3 रख लीजिए। 3 में क्या होगा, वर वधू हैं और आशीर्वाद देने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर। अगर आप 5 रखते हैं तो उसमें 2 गवाह जुड़ जाते हैं, वर वधू 2 गवाह और आशीर्वाद देने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर। तो इस तरह से आप अगर 3 रख सकते हैं बहुत अच्छी है बात है। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1, लेकिन इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। आज व्यवस्था हो रही है बोलने के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति, क्या जाने आप व्यवस्था कर पाए। हमारे घर परिवार में भी पेड़ लोग लगाए हुए हैं, उस पेड़ की एक डंगाल आप काट लीजिए, उनकी अनुमति से आशीर्वाद उनको भी मिलेगा। तो ये साल का पेड़ जो है, साल की पत्तियां जो हैं, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान के सूचक हैं। इसके रेशे से कपड़े बनते थे बहुत पुराने युग में। इसके फल नौर कहते हैं, उसको खा करके जीते थे। इसके कुछ ऊंचाई पर जो डंगालें इधर उधर फैलती हैं, वहां ये मचान बना करके घर के रूप में वहां रहते थे। जंगली जानवरों से और रात का समय व्यतीत करने के लिए उसी पर मचान बना करके घर नुमा वो जगह में रहते थे। तो ये है साल का के वृक्ष के साथ में हमारा जीवन। और वो पिछली बार भी मैंने कहा कि घर का प्रतीक है। मड़वा जो बनाते हैं और छाड़ते हैं, छज्जा घर का प्रतीक है। ये दंपति का घर बहुत अच्छा होगा, सुहान होगा, सुखमय होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल जीवन इनका होगा। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में ठीक करेंगे, उनको अच्छी सफलता मिलेगी। पाड़ोस पड़ोस और अन्य जगह के लोग इनके पास आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे और इनसे खुश होंगे, आशीर्वाद पाएंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनको हमको लेना और इनको हमको अपने इस विवाह कार्यक्रम में जोड़ना या उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त
कुछ लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा शिक्षा हमको दी जा रही है, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं शादी के पूर्व में, शादी के बाद में, फिर भी 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों विवाह दाम्पत्य जीवन असफल हो रहा है? पति पत्नी बिखरने के कगार पर, अलग होने के कगार पर क्यों आ जा रहे हैं? 3, 4, 5 कारण हैं। पहला है समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन, पहले की स्थिति आज नहीं रहेगी। दूसरा है आर्थिक संपन्नता। पहले लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती थी, वो मर्द के बलबूते ही मतलब उसका जीवन चलता था, मतलब बाह्य दृष्टि से। हालांकि उसका पति की संपत्ति में पूरा बराबरी का हक था और वही घर की असली मालकिन भी थी। पति का उतना हक नहीं था घर पर जितना हक मालकिन का। इसी तरह से पति का पत्नी से, पत्नी का पति से लंबे समय तक अलग रहने की स्थिति, नौकरी के कारण या किसी और के कारण दूर दूर रह रहे हैं। इस बीच में परीक्षाएं होंगी, दूसरे लोग संपर्क में आएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारा समाज है आज, वो भी स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है। मतलब लोग अपना अपना देख रहे हैं। पहले परिवार के और समाज के लोग नव दंपति की लंबे समय तक देख रेख करते थे। उनकी क्या कमियां हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी अच्छाइयां क्या हैं, उनसे बराबर शेयरिंग करना, मिलना जुलना, ये सब। और इसके अतिरिक्त और भी है जो आधुनिकता, शुरू में भी मैंने कहा आधुनिकता, समय में बदलाव, तो उस अनुरूप अपने पार्टनर को देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ कमी आ जाती है। और कुछ और कारण हैं, लेकिन मैंने जो जो विवरण दिए हैं ये अभी के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त एक सवाल और इसी से जुड़ा है कि इस कोरोना वायरस के कारण जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो बहुत से रस्म नहीं निभा पाए हैं। अब शादी की बात कह रहे हैं, अनुमति मिल रही है तो हम लोग भी उसमें आना चाह रहे हैं, तो कुछ बीच में जो रस्में होती हैं वो नहीं पाई हैं। तो इसके संबंध में मेरा यही कहना है कि मान लीजिए कि 6 महीने की अवधि हो गई है, मतलब डंडा खेरा करना, चाहे डंडा खेरा करना भी नहीं हुआ है, लेकिन आपके पंच लोगों के माध्यम से ये बात हो गई है, चला दी गई है कि इनकी शादी इस मई महीने, जून, इस बीच में करना है, गर्मी में करना है। अगर ये बात तय हो गई है और आप मानसिक रूप से तैयार हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाकी रस्म नहीं हो पाए हैं, तो ये शादी हो जाएगी। एक छोटी बात कि बहुत खर्चीला हो रहा है आजकल और हम लोग उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो ये खर्चीला आप खुद बना रहे हैं। मिनिमम से मिनिमम खर्च में भी सब कुछ संपन्न हो सकते हैं। और वो पंचों की बात, इतने सारे पंच, उनका उठना बैठना क्या अनिवार्य है, क्या उनकी सहभागिता या उनका साथ रहना जरूरी है, तो ये भी परेशानी का सबब। तो उसके लिए क्या निर्देश है? इस पुस्तिका अंबिकापुर कैथोलिक धर्म प्रदेश के लिए विवाह नियम, इस पुस्तिका में किस रस्म के लिए कितनी संख्या में मेहमान जाना है और कितना खर्च करना, मतलब क्या खाना परोसना है, उसके संबंध में जानकारी दी गई है। और जो पंच हैं वो प्रशिक्षित हैं या सही में वो पंच जो गांव के पंच हैं उन्हीं को आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उनको सूचना देना जरूरी है। उनके नाम पर गांव के 2 लोगों को, 4 लोगों को आप रस्म के लिए ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पंच है वो सभी में, मान लीजिए कि 5 जोड़ियों की शादी होने वाली है या आपके मोहल्ले 5 जन शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका
शादी रिश्ता चल रहा है, अब एक पंच दो पंच कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप अपने पड़ोस से दो चार जिनके साथ आपका अच्छा जमता है उनको चुन कर लीजिए, लेकिन मुखिया पंच जो है उनको आप सूचित कीजिए ऐसा हो रहा है। हम लोगों की इस हार्दिक इच्छा थी कि आप स्वयं आते, लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हम इनको ले रहे हैं। तो इसमें आप क्या क्या मेहमानी कब कब कर रहे हैं उसकी जानकारी भी आप इसमें रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, किस तारीख में कहाँ गए थे, क्या हुआ। ये है शादी मेहमानी से शादी समारोह तक की जानकारी, जो भी कार्यक्रम। तो इस तरह से हम जानकारी अगर सही समय पर रखेंगे, सही जानकारी रखेंगे तो सब काम आसान होगा। कोई भी कठिन काम नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। धन्यवाद। फादर जी ने आपने जानकारी देते हुए आखिरी में आपने मेंशन किया पंचम का नाम ले रहे थे, पंचम का नाम। अगला सवाल इसी से ही है, शायद बहुत ही अभी और 3-4 सवाल हैं, हम लोग के पास समय भी 10-15 मिनट है, तो हम लोग आगे के कुछ सवालों का संक्षेप में हम लोग हमारे जो भी जानना चाहते हैं उनके लिए। एक सवाल है पंचों से संबंधित कि हमारे आसपास जो या तो हमारे आदिवासी संस्कृति में हमारे इस संदर्भ छोटानागपुर के संदर्भ में विवाह के कार्यक्रम में पंचों की सहभागिता कब से शुरू हुई, ये एक जानकारी लोग जानना चाह रहे हैं। और यह आज के परिवेश के लिए कितनी आवश्यक है। साथ ही विवाह संस्कार संबंधित कार्यक्रमों के लिए कलिसिया की ओर से क्या पंचों के लिए निश्चित अधिकार या दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि विवाह के संदर्भ में पंचों का कई बार उनका चिट्ठी, सहमति और जो भी नियम कहते हैं, पंच जो निर्देश करते हैं, उसको लगता है कई बार में कुछ कंफ्यूजन रहता है कई चीज़ों को लेकर के, और संतुष्टि असंतुष्टि रहती होगी कई अलग अलग दायरे में। तो इस संदर्भ में वे जानना चाहते हैं कि पंचों की कब से शुरू हुई और क्या योगदान है, उनके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है, कि वे अपने से ही अलग अलग स्थान में ही नियम कानून बनाते हैं। कई बार लोग आपस में शेयरिंग करते हैं कि वहाँ का पंच ऐसा हुआ, गाँव का ऐसा हुआ, लड़की के पंच तरफ ठीक है, लड़कों के तरफ नहीं बन रहा है, तो ये सब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी। बहुत अच्छा सवाल है। पंचों की भूमिका कब से आरंभ हुई, अब इतिहास में तो बहुत आखिरी तक जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको मान लीजिए कि स्थिति में देखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला हो, ये क्रिमिनल से संबंधित या नागरिक से संबंधित मामला हो, आपराधिक मामला या नागरिक से संबंधित मामले, तो एक वकील की जरूरत होती है। बिना वकील हम जज के पास जाएंगे, जज हमारी नहीं सुनेगा। जज वकील के माध्यम से ही हमारा पक्ष सुनेगा। उसी तरह से शादी को हमारे पुरखों ने बहुत ही एक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक दृष्टि से देखा है शुरू से ही। अब मान लीजिए कि एक लड़का तैयार हो गया और उसके माता पिता हैं, शादी के लिए लड़का तैयार हो गया, उसके माता पिता हैं। माता पिता इतना हिम्मत नहीं कर सकते कि खुद ही किसी लड़की के घर में जाकर कहें कि मेरा लड़का तैयार है शादी के लिए, मैं पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, आप लोग जो डिमांड करेंगे मैं देने को तैयार हूँ और सबके लिए सक्षम। ये नहीं चलेगा। ये अब्रप्टली, मतलब अपने मन से ऐसा आप आचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है, ये विधान ही ऐसी है कि आप अपने मन से इस तरह का कार्यक्रम योजना नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वकील खड़ा करना है। वकील कौन है? पंच है। वकील कौन है? अगुआ है। वकील कौन है? इसको और शब्दों में भी
अन्य अन्य शब्दों में भी लोग संबोधित करते हैं, कुटायन भी लोग कहते हैं। तो यही सब कुछ, जैसे प्रस्ताव पहुंचाना और कुछ और भी मेहमानी जाना है या कुछ खबर देना है, तो वही आदमी आएगा जाएगा, घर के लोग नहीं, उनके माता पिता नहीं, खुद लड़का नहीं। ये अनबिकमिंग मतलब असभ्य बर्ताव होगा। तो एक विशेष दृष्टिकोण से ये शादी के रस्म को लोग देखते आ रहे हैं। तो पंचों की वहीं से जरूरत महसूस हुई है और वो अब तक बखूबी अपना दायित्व या अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यही बात है कि कहीं कहीं आपस में जैसे टकराव हो जाता है तो रोकछेप करते हैं या क्या सहयोग नहीं करते हैं, तो थोड़ी गड़बड़ी होती है। लेकिन और लोगों से भी सलाह मशविरा करके जो भी पेंच है, जो भी समस्या है, उसका निदान समय पर कर लेना चाहिए और ये पंच लोग अपना कार्य सही ढंग से करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। इससे पहले शुरू में ही आज फादर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे कि लॉकडाउन के समय में कैसे मदद करेंगे विवाह को लेकर के और विशेष करके वचनदान को लेकर के आप जो मार्गदर्शन दे रहे थे। ये भाई आशीष क्रिकेटर ये सवाल भेजे हैं और वो तो अभी रहते हैं, उनकी ड्यूटी है जगदलपुर में और उसकी होने वाली भावी दंपति है वो घाघरा से, लेकिन वो भी भोपाल में रहती है। तो उनका सवाल है कि वचनदत्त से संबंधित तो क्या इनकी वचनदत्त हो सकती है, जैसे माता पिता गवाह उपस्थित हो, क्योंकि लड़का और लड़की को उपस्थित नहीं हो सकते। तो उनका कहना है कि हम लोग अगर माता पिता गवाह वचनदत्त के लिए उपस्थित हैं, हम लोग वीडियो कॉल करके सहमति दे देंगे और उनकी लोटा पानी बड़ा मेहमानी सब हो गई है। तो वे जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति है तो वचनदात हो सकती है तो क्या करना चाहिए। ये तो इनका एक उदाहरण है, कई ऐसा होंगे भाई बहन जिनकी स्थिति भी ऐसा ही होगी। तो अभी के समय में कौन सा प्रक्रिया होगी, थोड़ा जानकारी। ठीक है, समय भी भागा जा रहा है। संक्षेप में जिनका जैसे वचनदात नहीं हो पाया है, वचनदात फॉर्म या वचनदात प्रक्रिया से बहुत से पल्ली पुरोहित भी किस तरह कंडक्ट करना है, किस तरह से इस प्रक्रिया को निभानी है, उनको भी सही मालूम नहीं है। भीड़ में लोगों को क्या है ऑफिस में बुला लेते हैं और उसी बीच में पूछताछ करके फार्म भर देते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। भले शादी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन वचनदात के मामले में ढिलाई या कमी नहीं लानी चाहिए। उस फॉर्म में लिखा हुआ ही है, ऊपर ही लिखा हुआ है गोपनीयता, गोपनीय और व्यक्तिगत। इसको किसी के सामने इसको व्यक्त नहीं करना है और फेस टू फेस, आमने सामने ये प्रक्रिया होनी है। तो जो भी उसमें पर्टिकुलर्स विवरण मांगे गए हैं तो पल्ली पुरोहित फेस टू फेस पूछेंगे। अब इस तरह की समस्या है, आपको शादी करनी है तो आप जगदलपुर में, भोपाल में, जहाँ भी हैं, वहाँ के पल्ली पुरोहित के पास किसी न किसी तरह से आपको जाना होगा। पहले तो उनको कन्विंस कीजिए कि हमारे डायसिस से पुरोहित या जहाँ से मैं शादी कर रहा हूँ वहाँ के बिशप और वहाँ की व्यवस्था के अनुसार अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी शादी हो सकती है, तो अभी चाहिए वचनदात। तो वचनदात के लिए कहा गया है कि अपनी पल्ली पुरोहित के समक्ष ये वचनदात की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। दोनों जगह करा लें और उसके बाद उसे आप व्हाट्सएप में भेज दें या कोई दूसरे माध्यम से भेज दें, तो उसके आधार पर अगली कार्रवाई हो जाएगी। अगर इसके संबंध में और जानकारी लेना है तो और भी बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग बहुत सारी चर्चाएं सुने और अभी सवाल है। और एक अंतिम सवाल के रूप में मैं फादर से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि लड़का लड़की
का जीवन कलीसिया से बाहर जीते। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए शादी के बाद में कलीसिया की क्या व्यवस्था या क्या नियम है, लोग थोड़ा जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अपने मन से एक लड़का और एक लड़की साथ जी रहे हैं, या तो कहीं मंदिर में जा करके या किसी पंडित के पास या कहीं जा करके अपने ढंग से या किसी पारंपरिक ढंग से भी मतलब शादी रचा लिए हैं, सो कॉल्ड शादी, ऐसा माना जाए कि उनकी शादी हो गई है और वो लोग वैसे जी रहे हैं। तो अब यहाँ चर्च के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उसमें जैसे हम लोगों के नियमित और सर्वोत्कृष्ट चरमोत्कर्ष जो धार्मिक जीवन का जो हिस्सा है वो है निशा पूजा। तो निशा पूजा से संबंधित कार्यक्रमों में गहराई से वो लोग सहभागी नहीं हो सकेंगे, कि पाप स्वीकार नहीं कर सकेंगे, परम प्रसाद नहीं ले सकेंगे। सामूहिक रूप से भीड़ में प्रार्थना के लिए आ सकते हैं, फादरों से आकर के सलाह मशविरा कर सकते हैं कि अगला हमारा कदम क्या होगा। तो जब तक उनका जो शादी का जीवन है, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, तो वो संस्कार के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाता एक बार चर्च में, तब तक वो लोग मतलब उन संस्कारों में पाप स्वीकार परम प्रसाद में सहभागी नहीं हो सकते हैं। और यदि वो नहीं चाहते हैं, नहीं रहेंगे, मिलना जुलना नहीं हो रहा है, चर्च आना जाना बंद हो गया है, तो उनके लिए आगे और मुसीबत होगी। जैसे दफन के समय लोग इनकार करेंगे, इतने दिनों आप तो हमारे साथ चले नहीं, रहे नहीं, तो हम आपके साथ नहीं उठेंगे बैठे। इसी तरह से बच्चों की भविष्य के लिए भी अंधेरा हो जाएगा, तो उनको भी तो किसी समुदाय में बढ़ाना है, किसी धर्म में आगे ले जाना है, तो उनके धर्म को लेकर के भी निश्चितता होगी। और वो बिना संस्कार के वो पलेंगे बढ़ेंगे, तो उनका चार चरित्र भी थोड़ा नॉर्मल शायद नहीं भी हो सकता है, या हो भी सकता है। परिस्थिति और लोगों क्या है, बच्चों के अपने फ्रेंडली सर्कल के आधार पर किस परिवेश में रहते हैं। तो जब अंदर आ जाते हैं, संस्कार उनका शादी का संस्कार ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों की तरह वो चर्च में भी अगुवाई कर सकते हैं, चर्च के लिए आप खुद व्यवस्था कर सकते हैं, या दूसरों की अगुवाई कर सकते हैं। इस तरह का वो अधिकार पुनः उनको मिल जाता है। धन्यवाद। प्रिय माता पिता भाई बहनों, आज के चर्चा परिचर्चा में आप सभी भाग लिए, मैं आप प्रत्येक का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हम जो फादर के साथ में चर्चा के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, जरूर आप लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, आप सवालों को भेजिए। फादर अनुरंजन, फादर तेदोर और मैं फादर राजेश, आप सवाल लिख करके भेजिए, और आने वाले प्रोग्राम में हम लोग और अधिक जानकारी देंगे। और इसी के साथ में ये लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन प्रोग्राम, विवाह से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं, ये आस्क ऑनलाइन आंसर्स फॉर द सीकर्स, जो खोज रहे हैं उनके लिए हम लोग मार्गदर्शन उत्तर दे रहे हैं, ईश्वरीय राज्य में और आगे बढ़ने के लिए वैवाहिक जीवन के रूप में। तो इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बिशप हाउस के यहाँ से न केवल शादी संबंधित लाइव टेलीकास्ट है, अन्य प्रोग्राम भी लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। हर रोज के सुबह की मिसा बलिदान लाइव टेलीकास्ट की जाती है, आप उसमें अपना निवेदन चढ़ा सकते हैं, मिसा में अटेंड करेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। उसी के साथ में अभी पवित्र आत्मा का लाइव टेलीकास्ट प्रार्थना नोवेना चल रही है, वो उसको भी आप उसके माध्यम से भी आप प्रार्थना करेंगे। फिर शाम को आराधना लाइव टेलीकास्ट होते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं सदैव फादर अनुरंजन के मार्गदर्शन में, और आप जरूर इससे लाभान्वित हुए। सभी प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट आप अटेंड कीजिए और लाभान्वित हो जाइए। और आज के इस चर्चा के बाद में
और भी कुछ सवाल हैं जिसको हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, अगले प्रोग्राम में हम लोग जरूर चर्चाएं करेंगे। और तब तक आप लोगों से और अधिक सवाल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर अपने सवालों को भेजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ में आज के लिए धन्यवाद देते हैं पुनः आप सभी को, हम दोनों की ओर से जय यीशु। और अगले प्रोग्राम में हम लोग मुलाकात करेंगे।